हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि आपके सफल होने का जो संकल्प है, ये किसी और संकल्प से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने संकल्प लगाया है कि मुझे पुलिस में जाना है, तो आपको पुलिस में जाना है। ये आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए आपकी लाइफ का, ठीक है? तो पहले एक टारगेट जो आपने बनाया उसको अचीव कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 31 मई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे, और साथ में देखिए आपको बता दूं इस वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे जाते हैं डेली। तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। देखिए इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होती है। और एक खास बात और है, देखिए कल मैंने जो है जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है टॉप 300 वाला, ठीक है, तो उसके पहले पार्ट को मैंने अपलोड कर दिया था। आप उसको देख लीजिएगा, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल में भी जो है उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए आज के करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न आपके लिए है यह है कि गोवा राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया। देखिए ये प्रश्न करंट अफेयर का भी हो गया है, और ये तो इतिहास का प्रश्न है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में जो है ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहता है। तो जितने फैक्ट मैं आपको बताऊंगा ध्यान सुनिएगा। देखिए गोवा राज्य का जो स्थापना दिवस है ये 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए 15 अगस्त 1947 की बात है। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो भारत ने पुर्तगालियों से उनके क्षेत्र को सौंपने का अनुरोध किया। यानी कि भारत ने कहा कि भैया देखिए ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, गोवा कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है। तो भारत सरकार ने कहा कि भैया तू जो गोवा राज्य है उसको हमको दे दो, इसको हम भारत में इसका विलय करेंगे, एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रयास किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन जो पुर्तगाली थे उन्होंने कहा नहीं भैया हम नहीं खाली करेंगे। तो पुर्तगालियों ने इसको इनकार कर दिया, मतलब गोवा को वापस मतलब भारत में विलय करने के लिए इनकार कर दिया। तो फिर उसके बाद 1961 में एक ऑपरेशन विजय चलाया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय शुरू किया गया और फिर दमन और दीव और जो आपका गोवा है, ठीक है, तो इन सभी को जो है भारत भूमि से जोड़ दिया गया। भारत की जो मुख्य भूमि है इसको इससे अटैच कर दिया गया, एक अखंड भारत फिर आपका बन गया। और देखिए एक खास बात और है, 1961 में हमने गोवा को तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद फिर 30 मई 1987 की बात है। 30 मई 1987 को इस क्षेत्र को विभाजित किया गया। यानी कि जो आपके ये जीते हुए क्षेत्र थे गोवा वगैरह वाले, ठीक है, गोवा दमन दीव वाले, तो इनको डिवाइड किया गया और गोवा का जो है गोवा राज्य का एक गठन किया गया। मतलब गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा बना दिया गया। और जो आपके दमन दीव थे उस समय जो उनको अलग करके फिर क्या कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो ये इतिहास है किसका? गोवा का। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये डेट पूछा गया है कि भारत ने गोवा को जो है पुर्तगालियों से कब जो है वापस लिया था, तो 1961 में लिया था। और दूसरा प्रश्न जो है ये आपकी किस्मत बदल सकता है। आप इस मतलब प्रश्न से रिलेटेड हैं, कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग आथर्स को लॉन्च किया है। तो देखिए इसको लॉन्च किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। और आप जो है इस युवा कंपटीशन एक तरीके का है, इसमें जो है आप भाग ले सकते हैं। कैसे? देखिए युवा जो है एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है जो कि भारत में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करेगा। तो ये एक कंपटीशन है। और युवा का पूरा नाम क्या है? युवा का पूरा नाम क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है। यानी कि जो भविष्य के लेखक हैं उनको जो है उभारना, उनकी पहचान करना, उनको प्रमोट करना। कैसे प्रमोट किया जाएगा? देखिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जो है मन की बात नाम का एक कार्यक्रम जो है समय समय पर आयोजित करते हैं। उसमें वो अपनी मन की बात को यानी कि अपने विचारों को रखते हैं जनता के सामने। तो ये स्कीम जो आपकी युवा स्कीम है यानी कि यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल आथर्स स्कीम है, ये जो है युवा इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी, अनसंग हीरोज, अज्ञात और शहीद विषयों पर लेखों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को लाने का प्रयास करता है। यानी कि अगर आप जो है इस युवा कार्यक्रम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप जो है जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, तो यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जैसे भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, तो ऐसे जो महान क्रांतिकारी नेता थे हमारे, ठीक है, तो उनके बारे में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब अनसंग हीरोज़ हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं अपना सब कुछ न्यौछावर करके, हैं तो बहुत कम ऐसे लोग, लेकिन फिर भी जो हैं उनकी पहचान कीजिए, उनके बारे में लिखिए। और उसके बाद क्या होगा, आपकी लेखनी सेलेक्ट की जाएगी, और अगर आपकी लेखनी सेलेक्ट हो गई है, ठीक है, तो इसको जो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया आपकी किताब को पब्लिश करेगा। और आपको बता दूं एक खास बात और है इस योजना की, जो आपकी ये युवा योजना है, तो इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है आपकी किताबों को सिलेक्ट करेगा और उसको छापेगा। और एक खास बात और है, कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा, ठीक है, यानी कि युवा योजना के तहत एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के दौरान कुल 75 लेखकों का जो है चयन किया जाना है। और विजेताओं की जो घोषणा होगी ये 15 अगस्त 2021 को की जाएगी। और आपको बता दूं जो युवा विजेता लेखक होंगे, ठीक है, इनको पांडुलिपियां तैयार करने के लिए प्रख्यात लेखकों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाएगी, भैया तुम और अच्छा कैसे लिखो, जो भारत के वर्तमान राइटर्स हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो देखिए और एक खास बात और है, विजेताओं की घोषणा कब होगी, 15 अगस्त 2021 को, और उसके बाद कुछ समय मिलेगा नेशनल यूथ डे तक। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, देखिए जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर फिर जनवरी 2022 में इनकी जो पुस्तकें हैं जो कि पब्लिश हो चुकी होंगी उस समय तक, तो उनका विमोचन किया जाएगा, मतलब लॉन्च कर दिया जाएगा मार्केट में उसको, ताकि अन्य लोग भी उस पुस्तकों को पढ़ें, ठीक है। यानी कि 75 लेखकों को जो है चुना जाना है इस योजना के तहत। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 28 मई 2021 को वाशिंगटन में वैक्सीन साझेदारी पर एक बैठक की। तो देखिए भारत के विदेश मंत्री जो है इनका नाम क्या है, एस जयशंकर, इसको जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे हमने एंटनी ब्लिंकन की बात की, ये अमेरिका के कौन हैं, ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इनके साथ भारत के विदेश मंत्री ने 28 मई 2021 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जो है एक वैक्सीन साझेदारी पर बैठक आयोजित की, ठीक है। इसमें मतलब देखिए वैक्सीन साझेदारी का मतलब क्या हो गया कि भैया तुमने जो वैक्सीन बनाई है उसका फार्मूला हमें दो, हम इंडिया में उसको बनाएंगे, या फिर तुम हमारा वैक्सीन का फार्मूला लो, तुम भी वैक्सीन बनाओ और दुनिया का कल्याण करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और इस बैठक के दौरान एक खास बात और रही, दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर एक उपयोगी चर्चा की। और जो दोनों नेता थे एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन, ठीक है, तो इन्होंने इंडो पैसिफिक और क्वाड, म्यांमार मामले, अफगानिस्तान मामले और यूएनएससी मामलों पर जो है चर्चा भी की। पांचवा प्रश्न की हाल ही में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को किस एंटीवायरल दवा के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का निर्णय लिया है। और भारत में जो है एक देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न इसको डाल भी दिया है, ठीक है। और भारत में जो आपकी ये एंटीवायरल दवा है, इसकी उपलब्धता की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी को निर्देश दिया है। तो देखिए ये एंटीवायरल दवा आपकी है रेमडेसिविर, ठीक है, इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहती है भारत सरकार। और भारत सरकार क्या चाहती है कि ये जो दवा है, ठीक है, इस दवा का जो एक बड़ा स्टॉक है ये केंद्र सरकार के पास रहे, यानी कि इस दवा की कमी ना होने पाए। देखिए रेमडेसिविर का यूज़ किया जा रहा है कोरोना के ट्रीटमेंट में विश्व के 50 देशों में। और इसके उपयोग को जो है करने से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था भैया देखो ये दवा जो है फ़ायदा तो करेगी ही, नुकसान भी कर सकती है, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल केस में इसका यूज़ किया जाए। तो रेमडेसिविर क्या है, एक एंटीवायरल दवा है। ये ब्रांड नाम वेक्लरी के तहत बेची जाती है, यानी कि इसको वेक्लरी के नाम से मार्केट में बेचा जाता है रेमडेसिविर को। और इसको जो है एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है गिलियड साइंसेज, ठीक है, तो गिलियड साइंसेज ने बनाया है रेमडेसिविर को। और ये इंजेक्शन के माध्यम से इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। और ये दुनिया भर के 50 देशों में आपको बता दूं कोविड-19 के इलाज के लिए जो है आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी कि टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने एनसीसी कैडेट को आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया। तो देखिए इस डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 को लॉन्च किया है डॉक्टर अजय कुमार ने। डॉक्टर अजय कुमार वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। और जो ये एप्लीकेशन है डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0,
देखिए आप में से बहुत सारे लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे और एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स को जो है उन्होंने ज्वाइन किया होगा, एनसीसी की ट्रेनिंग लेते होंगे। देखिए मैंने भी किया था। हर संडे को क्या होता है, हमारा परेड होता था। सवेरे 7 बजे हम जाते थे और लगभग 2 से 3 बजे तक जो है हमारी परेड होती थी। विश्राम सावधान करते करते एकदम समझ लीजिए चेहरा डाउन हो जाता था, शरीर में जो है डिहाइड्रेशन हो जाता था, मतलब पसीना पसीना हम हो जाते थे। तो हमारी वर्दी सवेरे तो चमकती थी, लेकिन शाम को जो है पूरी, मतलब जब हम वहाँ से रिटर्न होते थे समोसा और वो बर्फ़ी लेके, तो हमारी वर्दी पूरी भीग जाती थी। ठीक है। तो अभी कोरोना काल चल रहा है और ये एनसीसी का प्रशिक्षण बंद है। ठीक है। तो इसी प्रशिक्षण को कंटिन्यू कैसे किया जाएगा, इस डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप के माध्यम से। ये एप्लीकेशन जो है ये कोविड-19 महामारी के बीच एनसीसी कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। इसका उद्देश्य एनसीसी से संबंधित बुनियादी जानकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो आदि एक प्लेटफॉर्म पर जो है उपलब्ध कराना है इस ऐप का टारगेट। तो डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एनसीसी कैडेट हैं, और उस पर ही अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। 14वां प्रश्न है कि 11 दिसंबर 2019 को किस अधिनियम में संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। देखिए 11 दिसंबर 2019 को जो है जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 2019 को लागू किया गया था, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ है। और उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय किया है। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों और पारसियों और ईसाइयों को आमंत्रित किया है। तो ये अपडेट है इसके बारे में, इसको याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में रूस के साथ तनाव बढ़ने के बाद उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोप में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया। तो देखिए इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, इसका नाम है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स। ठीक है। नाम तो वीडियो गेम वाला लग रहा है, लेकिन इस अभ्यास का नाम याद रखिएगा। याद रखना आपको कि रूस यानी कि रसिया के साथ तनाव के बाद जो आपका नाटो है यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है यूरोप में एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स को जो है अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। और इस युद्ध अभ्यास में जो है जो नाटो के सैनिक हैं, युद्धपोत हैं और दर्जनों विमान हैं, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। यह अभ्यास पूरे अटलांटिक महासागर में यूरोप और काला सागर क्षेत्र में जो है आयोजित किया गया था। और जो आपका नाटो है इसके बारे में आपको बता दूं, देखिए नाटो नाटो बहुत चिल्लाते हैं लोग। नाटो का फुल फॉर्म जब एग्जाम में पूछ लेता है तो लोग च्यों बोल जाते हैं। तो याद रखिएगा नाटो का पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने भेजे में घुसा लीजिए। और देखिए नाटो जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये जो है 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल सैन्य गठबंधन है। और जो आपका नाटो है, देखिए नाटो जो है इसको जो है उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है ये, जिस पर 1949 में हस्ताक्षर किया गया था। और नाटो में सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली शामिल है, यानी कि जितने भी 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश शामिल है इसमें लिखा है। तो ये जो है आप कहते हैं कि भैया हम ग्रुप में जो है एक दूसरे का साथ देंगे अगर कहीं लड़ाई हो झगड़ा होता है तो। जैसे अगर 5 दोस्तों का एक ग्रुप है और यहाँ 3 दोस्तों का एक ग्रुप है, अगर इनमें से किसी एक को आपने ये 3 वाले ने ठोक दिया तो बाकी के 4 कहेंगे यार चलो साले को टपका के आते हैं, तो ये जाएंगे उसको पटक के मारेंगे। तो ये मैं मेरा एक मोटो था समझाने का आपका कि ये जो 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का संगठन है ये कुछ ऐसा ही है। अगर रूस जो है कुछ बदतमीजी करेगा इनमें से किसी के साथ तो ये 30 जाएंगे और रूस को पटक पटक के मारेंगे, और इसी के लिए ये अभ्यास जो मैंने अभी बताया उसको कर रहे हैं लोग। ठीक है। तो नाटो में सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली शामिल है जिसमें स्वतंत्र सदस्य देश आपसी रक्षा प्रदान करते हैं। यदि किसी सदस्य पर बाहरी पार्टी द्वारा हमला किया जाता है तो तो जो है ये सभी मिलकर जो उसको ठोकने के लिए चले जाते हैं। ठीक है। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि भाई देखिए समूह में यानी कि एकता में शक्ति होती है। आपने इसको जो है मतलब बहुत बचपन में ही पढ़ा होगा, छोटी छोटी का मतलब छोटे क्लास में कहानियों में। देखिए जो आपका नाटो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। ठीक है। तो बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है, इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। 8वां प्रश्न की हाल ही में टाटा डिजिटल ने किस ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी में 64% हिस्सेदारी खरीदी।
तो देखिए जो टाटा समूह की एक ब्रांच है टाटा डिजिटल, इसने जो है बिग बास्केट नाम की एक ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी यानी कि ऑनलाइन किराना कंपनी में 64% हिस्सेदारी खरीदी है। ये डील जो है ये जो है कुल 9,500 करोड़ रुपए की है। इसके तहत जो है जो टाटा डिजिटल है इसने बिग बास्केट में जो चीन की ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है अलीबाबा ग्रुप, इसकी भी हिस्सेदारी खरीद ली है, यानी कि इसको लात मार के भगा दिया है टाटा वालों ने। अब टाटा में जो है टाटा का जो है यानी कि टाटा डिजिटल का जो है बिग बास्केट में 64.3% हिस्सेदारी है कुल, ठीक है। यहाँ पे मैंने राउंड फिगर में बताया, ये कंपनी डाटा है। 64.3% हिस्सेदारी अब हो गई है टाटा डिजिटल की। और 50% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी की किसी दूसरे कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है तो वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं तो मतलब एक तरीके से है 99%, ठीक है। सवाल ये उठता है कि बिग बास्केट कहाँ कंपनी है। टाटा के बारे में तो सब जानते हैं। देखिए बिग बास्केट जो है अब इसकी ओनर कौन हो गई है, टाटा ग्रुप, ठीक है। टोटल इसकी हिस्सेदारी 68% हो गई है बढ़कर। तो 64% हिस्सेदारी खरीदी है इसने अभी हाल ही में, और पहले भी कुछ इसकी हिस्सेदारी थी। तो अब 68% हिस्सेदार हो गया है टाटा डिजिटल बिग बास्केट में। और जो आपका बिग बास्केट कंपनी है तो इसकी स्थापना जो है ये कुछ भारतीय लोग थे, हरि मेनन, वीएस सुधाकर, विपुल पारेख और अविनाश चौधरी और वीएस रमेश, ठीक है। इन सभी ने मिलकर की थी 2011 में। और बिग बास्केट कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। नवा प्रश्न है कि ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। देखिए जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन था ये अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के नाम से जाना जाएगा। और 25 फरवरी को देखिए इसके संबंध में एक अधिसूचना लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार के द्वारा असूचित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार जो आपका IBDF है, ठीक है, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन है, ये एक स्वनियामक निकाय यानी कि सेल्फ रेगुलेशन बोर्ड भी जो है बनाएगा, इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न की भारतीय खुफिया एजेंसी रा यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है। देखिए रा के प्रमुख हैं सामंत गोयल, इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल घुसा लीजिए, ठीक है। तो सामंत गोयल जो है वर्तमान में रा के प्रमुख हैं। और देखिए अभी हाल ही में इनका कार्यकाल 1 सालों के लिए बढ़ाया गया है। देखिए हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल, इनका जो है कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख हैं अरविंद कुमार, ठीक है, इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये जून से लागू होगा, ये अगले साल जून तक जो है बने रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आपके तैयार हुए कि वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के प्रमुख हैं सामंत गोयल यानी कि सामंत कुमार गोयल, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं, अरविंद कुमार हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था, बताइए। और देखिए जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया है, बताइए। तीसरा कि किस देश की पर्वतारोही सांग यिनहंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। चौथा प्रश्न की हर साल वर्ल्ड हंगर डे जो है ये किस तिथि को मनाया था, बताइए। और पांचवा की एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाता है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तर। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो देखिए ये सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं बशर अल असद। दूसरा था कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो देखिए ये भारतीय अर्थशास्त्री आपके हैं अमर्त्य सेन जी। और तीसरा था कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी, इनका नाम क्या है, आश्रिता वी ओलिटी। और चौथा था कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, तो देखिए इनका नाम है जगजीत पवाड़िया। पांचवा था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे, तो देखिए इनका नाम है अशोक कुमार।
और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कोई वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको तुरंत लाइक कर दीजिए और इसके लिंक को तुरंत कॉपी करके उन सभी छात्रों तक पहुंचा दीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।